हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप। दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग, मतलब कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत या फिर कोलबर्ग की स्टेजेस, जिसे हम कहेंगे नैतिक विकास की अवस्थाएं कोलबर्ग के अनुसार। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 11 है गाइज। ये हम BLED फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ रहे हैं। देखते हैं इनकी थ्योरी में क्या है। बहुत ही मज़ेदार थ्योरी है और ये एग्जाम्स में आती है रिपीटेडली। इसके पहले हम एरिक्सन और पियाजे की थ्योरी कर चुके हैं। प्लीज़ उसको जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा। और भी लेक्चर्स आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। ठीक है, देखते हैं कि इनकी थ्योरी में क्या है। इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो जीन पियाजे की हमने थ्योरी पढ़ी थी, कहीं ना कहीं उनसे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने अपनी ये थ्योरी लिखी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मॉरल रीजनिंग या फिर मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। इन्होंने अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। ठीक है, बेसिकली ये कहते हैं कि जो हमारी मॉरलिटी है वो शुरुआती ही स्टेजेस से चालू हो जाती है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको उस पर प्रभाव भी डाल सकते हैं। जो हमारी मॉरलिटी है, ठीक है, जो एक सही और गलत की जो पहचान होती है वो शुरू से ही एक बच्चे में डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से हम अपनी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो भी किसी भी चीज़ को लेकर, एक किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई आइडिया या फिर अपना जो भी एक उसको लेकर अपना जो ओपिनियन है वो सही है या गलत है, वो हमें डिसाइड करना होता है। और यही जो एक फैक्टर है, एक ये मॉरलिटी जो है वो हम शुरू से ही अपने में डेवलप करते हैं, सो दैट हम अपने डिसीजंस जो आगे की लाइफ में वो बेहतर तरीके से ले पाएँ और एक बेहतर पर्सनैलिटी बन पाएँ, सो दैट पूरी लाइफ हम अपने लिए एक बेहतर तरीके से अपने आप को अच्छे डिसीजंस के साथ भर सकें और चीज़ों को सही और गलत में डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली उनकी मॉरलिटी की यही थ्योरी है। ठीक है, अब हम सबसे पहले जानते हैं बेसिकली कि मॉरलिटी है क्या। तो बेसिकली जो मॉरलिटी है वो कहीं ना कहीं हम इसको मॉरल वैल्यूज से रिलेट करते हैं। ठीक है, जो भी मॉरल वैल्यूज़ हम शुरू से सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? जिससे कि हम डिसीजन ले पाएँ सही और गलत में। ठीक है, यहाँ पर बहुत कॉन्साइंस और लिबर्टी काम करते हैं। कॉन्साइंस का मतलब होता है कि हम जो भी गलत या सही कर रहे हैं उसकी हमें पहचान है कि हम वो चीज़ गलत कर रहे हैं या वो सही कर रहे हैं। जो डिसीजन या जिस भी सिचुएशन में जो डिसीजन आपने लिया, आप उसके लिए बिल्कुल बेहतर तरीके से अवेयर हैं कि आपने जो डिसीजन लिया है वो आपके लिए सही है या वो आपके लिए गलत है। ठीक है, तो जो मॉरलिटी है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हो सकती है, क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन में जो भी डिसीजन लेंगे वो जानते हैं कि वो उनके लिए सही है या गलत है, या उनके हिसाब से उनके मॉरल वैल्यूज़ क्या कहते हैं किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। ठीक है, तो बेसिकली मॉरलिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको गुड और बैड में से एक चीज़ चूज़ करनी पड़ती है। अगर आप में किसी भी तरह के मॉरल वैल्यूज़ नहीं होंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी सिचुएशन का, और आप सही गलत में कोई भी फ़र्क नहीं कर पाएंगे। मॉरलिटी में हम किसी भी चीज़ को मॉरल या एमॉरल इस हिसाब से कह सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से, कि जो डिसीजन आपने लिया वो उस सिचुएशन पे किस तरह से प्रभाव डाल रहा है। अगर वो एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है तो वो बिल्कुल आपने सही डायरेक्शन में सही डिसीजन लिया है, या फिर अगर कोई भी चीज़ ख़राब होती है या फिर वो सिचुएशन पर वो एक्ट नहीं कर पाती या वर्क नहीं कर पाती, तो हम उसको कहते हैं कि ये एक ऐसा डिसीजन हुआ जो हमारे लिए सही नहीं था। ठीक है, तो यही है बेसिकली मॉरलिटी। ठीक है, जो इन्होंने बताया है उसको हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि बेसिकली जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें मॉरलिटी होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, एक मॉरल डिलेमा और दिया एक मॉरल रीजनिंग। मॉरल डिलेमा क्या है? एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक ऐसी सिचुएशन है राइट और रॉन्ग के बीच में जहाँ पर हमें किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम एक डिलेमा में होते हैं और हमें एक अपने लिए बेहतर एक डिसीजन या फिर ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है हमारे लिए कि उस सिचुएशन में बेस्ट हमारे लिए क्या सूट करेगा। ठीक है, तो कोलबर्ग ने यहाँ पर बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो प्रपोज किए हैं, जहाँ पर वो एक सिचुएशन रखते हैं और डिफरेंट लोगों से पूछते हैं उस पर कि उनकी मॉरलिटी का क्या लेवल है, या फिर वो इस सिचुएशन में अगर होते तो किस तरह से चीज़ों को टैकल करते या हैंडल करते। ठीक है, तो वही बेसिकली अगर कोई सिचुएशन है जहाँ पर आपने सुना भी होगा, छोटे में हम एक दूसरे से कहते थे कि अगर एक नाव है या दो नाव हैं, उसमें एक में
बहुत सारे पैसे रखे हैं या एक में हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वो डूब रहे हैं तो आप उनमें से किसको बचाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग भी छोटे में एक दूसरे से किया करते थे। तो वो क्या है, इस तरह के एग्जाम्पल्स रख के डिफरेंट लोगों का व्यूज़ लेंगे कि उनका क्या मतलब कहना है इस सिचुएशन में, क्योंकि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशन बन सकती है। किसी के लिए हो सकता है फैमिली उनके लिए नहीं हो इम्पॉर्टेंट, या फिर उनके लिए पैसा उस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या फिर पैसा छोड़ के किसी के लिए फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो वो उसका डिसीजन क्या रहेगा उस सिचुएशन में जो आपके अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। ये होता है मॉरल डिलेमा। अब मॉरल रीजनिंग क्या होती है कि हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो भी हम एक रीजनिंग लगाते हैं सही और गलत की, जो रूल्स और रेगुलेशंस हम उस पर अप्लाई करते हैं सिचुएशन पे, उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, वो होती है रीजनिंग, ठीक है। उसको कहते हैं मॉरल रीजनिंग, जहाँ पर हम पता करते हैं या रीज़न आउट करते हैं चीज़ों को, जो भी इश्यूज़ हैं उनको बताते हैं कि ये हमारे लिए सही है, या फिर उन इश्यूज़ में जो हमने डिसीजन लिया है अपने लिए वो सही है या गलत है, ठीक है। तो वो एक मॉरल रीजनिंग है। हम इसमें अपनी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं हमारी, उनका हम प्रयोग करते हैं सो दैट हम एक बेहतर डिसीजन ले पाएँ जो भी सिचुएशन है उसके लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मॉरल वैल्यूज़ हमारी लाइफ में काम करते हैं, और जो हम ये चीज़ें छोटे से ही सीखते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, सो दैट आगे की लाइफ में हम खुद इतने इंडिपेंडेंट हो सकें कि हम जो भी अपने सिचुएशंस हैं, और ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हमेशा आती ही हैं गाइस, तो कैसे हम उनको बेहतर तरीके से उनसे निकल सकें और उन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकें सही तरह से, ठीक है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट थे ये उन्होंने दिए थे। अब इन्होंने बेसिकली एक बहुत ही बेहतरीन एक एग्जाम्पल दिया है जिसके थ्रू इनकी आगे की जो स्टेजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाइंस डिलेमा, इन्होंने बताया कि हाइंस एक व्यक्ति थे, इनकी जो स्टोरी है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी के बेसिस पे, इस एग्जाम्पल के बेसिस पे उन्होंने कई लोगों पर इस तरह से पूछताछ करी और जाना कि हर व्यक्ति का क्या व्यू है इस थ्योरी को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइंस जो है वो एक व्यक्ति थे, और जो उनकी वाइफ थी तो वो कैंसर से पीड़ित थी, ठीक है। तो उनके लिए जो क्या बोलते इलाज था वो उनके लिए कुछ नहीं था। जो भी सिटी या जहाँ पर भी वो थे वहाँ के डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया कि वो कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ को लेकर। लेकिन रिसेंटली में उसको ये पता चला कि वहीं पर एक कोई ड्रगिस्ट हैं, उन्होंने एक ड्रग रिसेंटली डिस्कवर किया है जिसके थ्रू उनकी जो वाइफ है उनकी लाइफ बच सकती है, ठीक है। तो जब हाइंस मेडिकल स्टोर पर पहुँचे या फिर उस केमिस्ट के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप मुझे ये ड्रग दे दीजिए, बिकॉज़ उनकी जो वाइफ हैं वो उनकी डेथ हो जाएगी अगर उनको ये ड्रग टाइम पर नहीं मिला तो, ठीक है। लेकिन वो ड्रग क्या था, बहुत एक्सपेंसिव था, और जो ड्रगिस्ट थे वो उनको 10 गुना ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। जो उसकी कॉस्टिंग थी ड्रग की उससे ज़्यादा उसको वो कॉस्ट कर रहे थे। लेकिन था वो $200 का, लेकिन वो $2000 उसको चार्ज कर रहे थे, बहुत ही छोटी डोज उस ड्रग के लिए जिसके थ्रू उसकी जो बीवी थी, उसकी वाइफ थी, उनकी जान बच सकती थी। लेकिन उन केमिस्ट ने क्या किया कि उसको ड्रग बहुत महंगा दिया, जिसके थ्रू वो डिलेमा में आ गए कि अब उन्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो जब हाइंस ने बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप हमें वो ड्रग दे दीजिए सो दैट उनकी जो वाइफ है उनकी जान बच जाए, अदरवाइज़ वो उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन वो जो केमिस्ट थे वो बिल्कुल नहीं माने, और वो बिल्कुल भी नहीं हटे अपनी बात से, और ना ही उन्होंने कुछ भी रेट कम किया, ठीक है। तो वो हाइंस घर अपने वापस गए, लेकिन फिर उन्होंने ये सोचा कि अगर उन्हें अपनी वाइफ की जान बचानी है तो वो बिल्कुल ड्रग चोरी कर लेंगे और अपनी वाइफ को देंगे सो दैट वो बच जाएं। तो हाइंस ने ऐसा ही किया, ड्रग को उन्होंने चोरी कर लिया स्टोर से रात को, ठीक है। वो भी जो भी उनके वहाँ पर लैब में जाकर, लैब का गेट वेट तोड़कर, तो उन्होंने वो ड्रग चोरी किया और अपनी वाइफ को दी और ऐसे अपनी वाइफ की जान बचा ली, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था जो कि हाइंस, एक जो डिलेमा है हाइंस है उन पर एक एग्जाम्पल कॉलबर्ग ने बनाया। इस तरह की बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने प्रपोज किए, उनमें से एक ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। अब इसके बेसिस पे हाइंस ने कॉलबर्ग जी ने क्या किया कि बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले इस थ्योरी के, इस एग्जाम्पल के, और उन्होंने अलग अलग लोगों से पूछा। अब वो एग्जाम्पल क्या थे या वो क्वेश्चंस क्या थे, हम ज़रा 1 मिनट उस पर नज़र डालते हैं। तो उन्होंने लोगों से ये पूछा इस थ्योरी के बाद कि क्या हाइंस ने सही किया, और अगर उन्होंने सही किया तो क्या ये मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसमें फ़िट होता है। अगर उन्हें मतलब क्या, पहला क्वेश्चन उनका था क्या उन्हें ड्रग उनको स्टील नहीं करना चाहिए था,
और अगर उन्होंने कर लिया तो उन्हें बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए था, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन था कि हाइंस एक सिचुएशन में ये कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही किया ड्रग चोरी करके, और उनको बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करना चाहिए पुलिस को। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि पहली बात तो गलती थी केमिस्ट की जो उनको 10 गुना रेट दे रहा था, और दूसरी तरफ उन्हें अपनी जो वाइफ है उनकी जान बचानी थी, तो उन्होंने बिल्कुल सही किया, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि उन्होंने जो ड्रग चोरी किया वो किया, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ की जान बचानी थी तो उन्हें बचा ली थी, फिर उसके बाद वो सरेंडर कर दें कि उन्होंने ड्रग चोरी किया और वो पुलिस को सरेंडर कर दें, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे जो फिर कोहलबर्ग ने पूछे, और इसी के हिसाब से उन्होंने चेक किया कि कौन सा इंसान किस मॉरलिटी की स्टेज पर अभी काम कर रहा है, या फिर उसका जो मानसिक लेवल है मॉरलिटी को लेकर किस स्टेज पर है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो इन्हीं ये जो 6 स्टेजेस हैं इसके हिसाब से जो कोहलबर्ग हैं वो रखते हैं लोग बागों को उनकी स्टेज पर, कि वो किस स्टेज पर, किस मॉरलिटी के स्टेज पर वो अभी काम कर रहे हैं वो लोग, या फिर उनकी सोच किस स्टेज तक पहुंची है इन क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। क्योंकि हर किसी की सोच अलग होती है गाइस, कोई कहेगा कि सही था, कोई कहेगा नहीं था, ठीक है। तो इसके हिसाब से वो जांचते हैं। तो उन्होंने दिए 6 स्टेज, जिसमें स्टेजेस उनकी 6 हैं लेकिन लेवल है 3। लेवल 1 जिसमें उन्होंने प्री कन्वेंशनल लेवल पे बात करी है, सेकंड लेवल जो है कन्वेंशनल, और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 है स्टेज 2, जिसमें एक है अवॉइडिंग पनिशमेंट एमिंग एट अ रिवॉर्ड। क्या है ये, हम इसको ज़रूर डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कन्वेंशनल में गुड बॉय एंड गुड गर्ल एटीट्यूड और लॉयल्टी टू लॉ एंड ऑर्डर। पोस्ट कन्वेंशनल में जस्टिस एंड द स्पिरिट ऑफ लॉ एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं कि इन थ्योरी में और इन स्टेजेस में क्या है। तो यहाँ पर कोहलबर्ग ने जो स्टेजेस दी हैं वो हैं 6 स्टेजेस। बेसिकली यहाँ पर 3 लेवल दिए हैं, हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। और ये एक इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स स्टेज है। यहाँ इसका मतलब ये है कि हर स्टेज में, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जब अपन जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक मॉरलिटी का एक जो लेवल है डेवलपमेंट का मॉरलिटी का, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा हर स्टेज में जाकर, ठीक है। छोटे स्टेज में बिल्कुल भी मॉरलिटी आप में नहीं रहेगी, और क्यों नहीं रहेगी वो हम देखते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं, समझते हैं लेवल 1 को, जो कि है प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसको हम कहते हैं पूर्व परंपरागत स्टेज, ठीक है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल में तो इस समय बच्चा क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हम 3 से लेकर 7 वर्ष की जो अवस्था है उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे की मॉरलिटी है, जो उसके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो बाहर से कंट्रोल किए जाते हैं, एक्सटर्नली कंट्रोल किए जाते हैं, क्योंकि अभी उनका जो मॉरलिटी का स्तर है वो बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल 0 लेवल पर हैं वो अभी मॉरलिटी के, ठीक है। क्योंकि वो अभी इस स्टेज में आए हैं, डेवलपमेंट उनका होगा, लेकिन इस लेवल पर अभी उनका डेवलपमेंट 0 है। जो उनकी मॉरलिटी है वो बाहर से कंट्रोल होती है, जैसे कि पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, जो वो कहते हैं उस हिसाब से बच्चा काम करता है। अब कैसे करता है देखते हैं। स्टेज 1 यहाँ पर आती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। जैसा कि आपको नाम ही पता चल रहा है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में, कि यहाँ पर बच्चा चीज़ों को या फिर सिचुएशंस में अपने आप को ओबीडियंट बनाने की कोशिश करता है और अवॉइड करता है पनिशमेंट, ठीक है। सिर्फ उसको पनिशमेंट ना मिले इस वजह से वो चीज़ों को मानता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों का जो लेवल है बहुत कम ही होता है, या बिल्कुल 0 लेवल पर होते हैं वो मॉरलिटी के, ठीक है। तो उन्हें कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ सही है या कौन सी चीज़ उनके लिए गलत है, तो वो उन्हें बताती है पनिशमेंट के थ्रू, ठीक है। उन्हें ये पता है कि कुछ रूल्स हैं जो उनको अवॉइड करने हैं, या फिर कुछ रूल्स हैं जो उनको फॉलो करने हैं। अब वो कैसे पता चलेगा कौन से सही है कौन से गलत है। तो अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें बच्चे को वो कुछ कर रहा है और उसे पनिशमेंट मिलती है, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ गलत किया, इस वजह से मुझे पनिशमेंट मिली है, ठीक है। या फिर अगर उसने कुछ थोड़ा भी अच्छा किया है तो उसे दूसरों से प्रेजेस मिलते हैं, उसे लगता है कि आप कहते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, या आप उसे कुछ टॉफ़ी या चॉकलेट दे देते हैं तो उसे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ उसने अच्छा किया है जो उसे टॉफ़ी एंड चॉकलेट्स मिल रही हैं। और अगर उसने कहीं ना कहीं कुछ गलत करा है तो उसका मतलब उसे पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो अब वो कैसे बताएगा कि कोई भी जो सिचुएशन है उसने जिस पे एक्ट किया वो चीज़ ज़्यादा गलत थी या किस तरह से गलत थी। तो वो उसको इस तरह से रिलेट करेगा कि अगर उसे किसी भी सिचुएशन के लिए ज़्यादा पनिशमेंट मिली
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत गलत कर दी उसने, ठीक है। तो वो उस चीज़ को इस तरह से समझेगा, क्योंकि अभी उसमें वो डेवलपमेंट नहीं हुआ मॉरलिटी पर, जहाँ पर वो खुद के ही एक अपना कॉग्निशन या संज्ञान अपना मेंटली यूज़ करके, मेंटल लेवल यूज़ करके वो समझ पाए कि उसने क्या गलत किया या क्या सही किया। तो यहाँ पर एक पनिशमेंट ही उसको बताती है या फिर कुछ प्रेजेस टॉफ़ी चॉकलेट्स के थ्रू कि उसने कुछ काम अच्छा किया है या कुछ काम बुरा किया है। तो इस तरह से उसके मॉरल वैल्यूज़ यहाँ पर काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन या पर्सनल रिवॉर्ड एक्सचेंज कहते हैं। इसको कहते हैं हम टिट फॉर टैट, ठीक है। टिट फॉर टैट स्टेज भी हम इसे कहते हैं। वैसा क्यों, देखते हैं। जब बच्चे क्या है कि छोटे होते हैं, तब उन्हें आपने देखा होगा एक टिट फॉर टैट की फीलिंग आती है उनमें, ठीक है। जब कभी स्कूल में अगर किसी भी बच्चे को पेरेंट्स तक शिकायत पहुंचती है, तो जब उससे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, या फिर आपने उसकी बुक क्यों फाड़ी, या फिर आपने ऐसा क्यों किया, तो जब उसके थ्रू आंसर ये आता है कि उसने भी कुछ ना कुछ मेरा तोड़ा फोड़ा, या फिर कोई भी चीज़ उसने कोई भी उसका टूल तोड़ दिया, ठीक है। तो ये होती है इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज की फीलिंग एक बच्चों में, ठीक है। यहाँ पर उनका बेसिकली जो मॉरल वैल्यू है वो इस तरह से काम करते हैं कि वो चीज़ों को ना एक टिट फॉर टैट की तरह लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन किसी छोटे बच्चे से कुछ काम के लिए कहें, या फिर कुछ उससे कहें कि आप प्लीज़ ये कर दीजिए, तो वो कहेंगे कि मुझे क्या मिलेगा इसके लिए, ठीक है। तो दे वांट समथिंग फॉर दैट। अगर वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं एट दिस स्टेज, तो वो उन्हें ये पता है कि आप उनको चॉकलेट या फिर कुछ टॉयज़ देंगे या फिर कुछ मनी देंगे, पॉकेट मनी। तो इस तरह से वो टिट फॉर टैट पर काम करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये उनको समझ में आता है कि अगर मतलब जैसे को तैसे वाली फीलिंग है ये, यहाँ पे ये स्टेज है कि जैसा एक बच्चा दूसरे के साथ करेगा वैसे ही उसने उसके साथ कर दिया। उसे लगा कि उसके साथ गलत हुआ तो उसने गलत कर दिया, एंड उसे अगर कुछ अच्छा हो रहा है उसके साथ तो उसे लगेगा कि यस उसको भी अच्छा करना चाहिए, ठीक है। बस जैसे कि उसने कुछ काम कर दिया तो उसको भी उसके बदले में कुछ चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चे मॉरल वैल्यूज़ अपनी प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, बिकॉज इस समय पर वो इतने अभी मैच्योर नहीं हुए हैं कि वो मॉरलिटी जो शब्द है उसको बेहतर तरीके से जान पाएँ, लेकिन वो इनके ही थ्रू, इन स्टेजेस के ही थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है लेवल 2, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल या मॉरल रियलिज्म। इसके भी 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो ये जो स्टेज है, ये जो अवस्था है, ये इसको हम मॉरल रियलिज्म कहते हैं। यहाँ पर एक जो मॉरलिटी का लेवल है वो कहीं ना कहीं अप होता है, जहाँ पर जो बच्चा है वो जो सोसाइटी के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं शुरू से ही, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं एज इट इज़, ठीक है। जो रूल्स हमें बता दिए हम उनको फॉलो करना चाहते हैं, और उन रूल्स को फॉलो करके एक अच्छे पर्सनैलिटी का दिखाना चाहते हैं कि येस वी आर गुड बॉय और गुड गर्ल, जो हम अभी देखेंगे स्टेज 3 में। तो वो जो भी उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए हैं, या फिर आपको पता है छोटे से ही हमें कितनी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि कोई आए तो हमको नमस्ते करना है, उनको ग्रीट करना है किस तरह से, उनको सर्व करना है, या फिर और भी चीज़ें कि हमें किस तरह से अपने जो डेली रूटीन के वर्क हैं उनको करना है, या कहीं हम बाहर जा रहे हैं, हम टीचर्स से मिल रहे हैं तो उनको विश करना है, या फिर इस तरह के अपने लेवल पर जो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बनाए होते हैं सोसाइटी के थ्रू, या अपने पेरेंट्स वगैरह जो हमें सिखाते हैं, तो हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं इस स्टेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर गुड बॉय और नाइस गर्ल ओरिएंटेशन क्या है कि जो बच्चा है वो बेसिकली जो भी लॉज हैं, जो भी रूल्स हैं सोसाइटी के, या जो हमें जो पेरेंट्स शुरू से ही सिखाते हैं उसको हम बिल्कुल फॉलो करना चालू करते हैं, ठीक है। अपनी जो चीज़ें हैं वो करते हैं, और उनको करके हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कि हम अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। वी आर अ गुड बॉय एंड अ गुड गर्ल, ठीक है। उस चीज़ को फॉलो करके, क्योंकि आपको पता है जैसे हम कोई भी चीज़ कर दें, या फिर आपको पता है कि अगर हम अपनी मदर की हेल्प करा दें या फिर कोई भी चीज़ ऐसी कर दें, तो उस चीज़ के लिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अच्छे बच्चे हैं या फिर हमने बहुत अच्छा कुछ काम किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज़ लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। यहाँ पर बच्चे जो हैं ब्लाइंडली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हैं, जिससे कि जो सोसाइटी है वो जो उसकी फंक्शनिंग है वो बेहतर तरीके से हो पाए, और वो जानते हैं कि इनको करके वो एक बेहतर स्टेज पे आ पाएंगे, और जो भी उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं सही हैं, और उनको वो फॉलो करते हैं और बिल्कुल ओबे करते हैं।
कि यहाँ पर वो ये समझते हैं कि एक तरह से वो उनकी ड्यूटी है, उनको वो चीज़ वायलेट नहीं करनी चाहिए जो लॉज बना दिए हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे या वो चीज़ गलत हो जाएगी अगर उन्होंने वो रूल्स फॉलो नहीं किए तो, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर वो समझते हैं कि जो सोसाइटी के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करना बहुत अधिक ज़रूरी है, जिससे कि हम बेहतर कर सकें, ठीक है। तो ये रहे 4 स्टेजेस। और अब देखते हैं जो लास्ट है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल, जिसको मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि मॉरलिटी का जो लेवल है किस तरह से बढ़ता है। तो बेसिकली ये जो लेवल 3 है, जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जिसे हम कहते हैं, वो 18+ की अवस्था में एडोलेसेंस की जो टाइम है उस पर अप्लाई होता है। ये उस समय तक के लिए हम ये पहुँच जाते हैं। यहाँ पर इसके जो लेवल 2 है वो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड और स्कूल एज से एडोलेसेंस तक की है, और जो ये जो लेवल 3 है ये 18+ के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी मॉरलिटी है, जो कुछ लोग हैं वो इस तरह से सोचते हैं कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर हमारी सोसाइटी के लिए या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं वो सही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो काम आ रहे हैं, कुछ अच्छे के लिए बने हैं। लेकिन कुछ लोग अब इस स्तर पे ये सोचते हैं, उनकी मॉरलिटी इस तरह से डेवलप होती है कि अगर वो चीज़ कहीं ना कहीं सही नहीं है या वो चीज़ कहीं ना कहीं फिट नहीं हो रही है लॉस, तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन आना चाहिए, ठीक है। तो वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं जहाँ पर वो चीज़ों को ब्लाइंडली अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर उनका ओपिनियन कुछ अलग है या फिर वो चाहते हैं कि ये चीज़ सिचुएशन में फिट नहीं बैठ रही, तो इन लॉस को चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में हम यही पढ़ते हैं कि लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, और वो क्या है कि उस चीज़ को जो डिफरेंट जो लॉज एंड ऑर्डर्स बने हैं वो उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है क्या, या कुछ बहुत क्रिटिकल कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ उन्हें लगता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर्स वायलेट हो रहे हैं या फिर प्रॉपरली लोगों के द्वारा नहीं माने जा रहे या फॉलो करे जा रहे हैं, तो उनमें बिल्कुल एक चेंज की ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर वो चीज़ काम तो आ रही है, आपने बहुत ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से है उसके लोग अगेंस्ट चले जाते हैं। आपने देखा होगा जो भी प्रोटेस्ट होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो वहाँ पर वो इस स्टेज पे अब पहुँच चुके हैं जहाँ पर वो ये जानते हैं कि इस सिचुएशन को ये लॉ टैकल नहीं कर पाएगा, या फिर मतलब ये जो लॉ है इस सिचुएशन में काम नहीं कर रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं अब बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पर बहुत ही कम लोग कहते हैं पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में ही एक लेवल है जहाँ पर आप ना रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो बने हैं वो उन्हें फॉलो करते हैं, बल्कि खुद के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं जिस पर लाखों लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये जो बहुत ही जो हमारे आइडियल्स हैं, या फिर एक कह लो कि ऐसे लोग जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, या फिर जिन्होंने पहले बहुत इस चीज़ पर काम करा है, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी जी, आपने देखा है कि उन्होंने जो उनके सर्टेन रूल्स हैं वो बनाए नेशंस के लिए, उस समय के लिए क्या सही था, और उस पर लाखों लोग करोड़ों लोग उनको फॉलो किया उन्होंने, सो दैट वो जो भी चीज़ है, वो जो भी कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, उसको वो बेहतर तरीके से देख पाएँ, उन सिचुएशंस में किस तरह से काम करना है वो देख पाएँ। तो इस सिचुएशन ये जो स्टेज है यहाँ पर बहुत ही कम लोग जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो खुद का ही एक अपना लॉ और अपने आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं जिस पर लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये जो उनकी लेवल ऑफ मॉरलिटी है वो एक बहुत ही अपर लेवल तक पहुँच चुकी होती है इस समय पर, ठीक है। तो 18+ के लिए है जो ये जो स्टेजेस हैं। तो ये हुई हमारी मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस जो दी गई थी कॉलबर्ग ने। अब यहाँ पर हम छोटा सा एक पॉइंट ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं इनकी क्रिटिसिज्म के बारे में, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो जो कॉलबर्ग है, इनकी थ्योरी पे बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया गया इस चीज़ को लेकर के, जो इन्होंने एग्जाम्पल्स, जो सिचुएशंस उन्होंने क्रिएट करी, जैसे जो हाइंस हमें जो डिलेमा पड़ा था कि मोस्टली ये मैन ओरिएंटेड है, मतलब यहाँ पर वुमेन्स को सामने नहीं लाया गया, और इन्होंने यहाँ पर कल्चर का कुछ भी वो नहीं दिया, रिलीजन का, क्योंकि हो सकता है कि रिलीजन के अकॉर्डिंग भी हमारे जो व्यूज़ हैं, जो सिचुएशंस में हम डिसीजंस लेते हैं, वो हो सकता है कि हमारे लिए अलग हों। और मैन को इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, जो वुमेंस को इन्होंने बहुत पीछे ही रखा, क्योंकि हो सकता है कि वुमेंस उस सिचुएशन में अलग तरह से टैकल करें, क्योंकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, थोड़ी उनको केयर होती है, इमोशनली वो ज़्यादा मतलब इमोशनल होती हैं सिचुएशंस को लेकर। हो सकता है कि उनके डिसीजंस कुछ अलग हों।
उस सिचुएशन को लेकर। तो इस तरह से कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ इनकी थ्योरी पर, और ये जो भी इन्होंने एग्जाम्पल हैं वो हाइपोथेटिकल हैं, इमेजिनेटिव हैं, कुछ रियल सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है। तो इस वजह से इन पर काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया इनकी थ्योरी को। ठीक है, तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी गाइस। इसको पढ़िएगा 1-2 बार, आपको समझ में आ जाएगा। आप स्टेजेस को समझ के खुद का ही एक अच्छा आंसर क्रिएट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एज इट इज़ लाइन टू लाइन आप लर्न करें चीज़ों को, रैदर देन आप स्टेजेस को समझें और उसको अपने आइडियाज़ अपनी लैंग्वेज में आप अच्छे से एलैबोरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी हैं। तो अगर आपको चाहिए आप ई बुक भी ले सकते हैं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दी। और आपको टेक्स्ट बुक चाहिए एट योर होम तो आप वो भी ले सकते हैं। नेचर ऑफ लैंग्वेज की भी अभी अवेलेबल हो गई है, और बाकी सारी ई बुक्स डली हैं फ्रॉम 1 to 4। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर गाइस। हम अगले लेक्चर्स भी जल्दी लाएंगे। सो तब तक एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको सारे जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें, और नोटिफिकेशन बेल पर भी दबा दें, तभी आपको अपडेट मिलेगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।